अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, पिछले हफ्ते की तरह आज के रोज़ भी हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की थी तालीमी इदारों के हवाले से, तालीमी निज़ाम के हवाले से। आज हम बात करेंगे कानून व अदल के हवाले से। हमारे मुल्क में कानून व अदल के हवाले से अगर बात की जाए तो एक गरीब आदमी इस निज़ाम से खासा बेजार दिखाई देता है और हमें अक्सर व बेशतर एक जुमला सुनने को मिलता है कि कानून और बरवक्त इंसाफ सिर्फ अमीर या अशराफिया और इस तबके के लिए है। हम जब निज़ाम इंसाफ की बात करते हैं तो उसमें रियासत के 3 अहम इदारे मुश्तरका तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं। ये अमल कानून साजी से शुरू होता है, इंतजामिया का काम इस पर अमल दरामद करवाना होता है और अदलिया के ज़िम्मे ये काम है कि मरवजा कवानीन की रोशनी में अमीर हो या गरीब वो मजलूम की दाद रसी करे। हमारे सामने वैसे तो बेशुमार ऐसे केसेस की मिसालें मौजूद हैं जिनमें पुलिस का महकमा बराह रास्त केस पर असरअंदाज होता है। तफ्तीश और तहकीक का अमल अगर तगड़ा हो, जानदार हो, तो मुश्किल नहीं कि मुल्जिम अदालत के कटहरे तक ना पहुंच सके। और इससे आगे के बाद ये बाज़-औक़ात हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन का अमल इस कदर सुस्त रवि का शिकार हो जाता है कि मुल्जिम अदालत तो पहुंच जाता है लेकिन मजलूम को इंसाफ तब मिलता है जब उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। हमने यहाँ कवानीन और पुलिस की बात तो की है, लेकिन हमें एक बार खुद को भी खुद एहतसाबी की अमल से गुजारना होगा। हमें देखना होगा कि क्या हम भी इतने ही कसूरवार हैं जितने कि ये इदारे जिनका हमने जिक्र पहले किया। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब भी। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी हमारे साथ मौजूए बहस बनेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कानूनी पहलुओं के हवाले से कि जिनके हवाले से कवानीन बना तो दिए जाते हैं, लेकिन जब उन पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो कहीं हमें दिखाई होते हुए या अप्लाई होते हुए नजर नहीं आते। जो मौजूदा कवानीन और तफ्तीश का तरीक़ाकार है, क्या उससे फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना मुमकिन है? ये एक सवाल निशान है। जैसे कि मैंने इब्तिदाइये में भी कहा कि जब अमीर और गरीब का फ़र्क आता है तो वहाँ पर गरीब एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाता है, लेकिन शायद जो इंसाफ की फौरी फरामी है वो बर वक्त मुमकिन नहीं हो पाती। आरिफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मौजूदा कवानीन को मद्देनजर रखकर अगर हम बात करें तो तफ्तीश के तरीक़ाकार से क्या फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना मुमकिन नजर आता है आपको? जी आरिफ चौधरी साहब, मुझसे पूछते हैं। जी जी। पहली बात तो ये है कि ये जो हमने अब तक कवानीन बनाए हैं उन कवानीन के निफाज के लिए एक तरीक़ेकार भी हमने तय करना था। पहली बात तो कवानीन को अगर देखें तो ये कवानीन बहुत ज़्यादा फरसुदा हो चुके हैं। काफ़ी सारे ऐसे कवानीन हैं जो किताबों में मौजूद हैं, अमली तौर पर उसका निफाज मुमकिन ही नहीं है, बल्कि कई जो है रिडंडेंट हो चुके हैं वक्त के साथ साथ और हालात के साथ साथ। कई ऐसे कवानीन हैं जिनका जिक्र मौजूद है लेकिन अमली तौर पर निफाज मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो फ़ौजदारी कानून ख़ास तौर पर शायद आपकी नज़र में ज़्यादा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा आज, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज़ होता है FIR से। क्या वजह है कि आज तक हम इस बात पे तवज्जो नहीं दे सके कि FIR स्टीरियोटाइप क्यों होती है? और फिर उसके बाद ज़िमनियाँ जो हैं, ज़िमनियाँ आप अगर देखेंगे पुलिस वाले मौजूद हैं, ज़िमनियाँ उसी तरह एक स्टीरियोटाइप अंदाज से कोई मुंशी बैठा उसे लिखे जा रहा है। और फिर इसी तरह तफ्तीश का अमल है, वो भी एक ऐसे शख्स के पास है जिसे तफ्तीश का सिर्फ इतना पता है कि जो शख्स आपके पास आता है उसको आप उसकी तशद्दुद करके उससे मनवा लें कि जी जो भी चाहते हैं आप उससे बात। और फिर उसके बाद उसकी जो एविडेंस है, जो आपने जो कुछ उससे मनवाया है, वो काबिल कबूल नहीं है। जब अदालत में जाके वो कहता है कि जी मुझसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ सुना गया है और मुझे मजबूर किया गया है कि मैं ये बात तस्लीम करूं, कन्फेशन करूं, तो उसकी हैसियत नहीं रहती। तो एक बात तो ज़रूरी ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का निज़ाम होना ज़रूरी था कि ये जो आपकी प्रोसिक्यूशन है, वो इन्वेस्टिगेशन, वो और आपकी इंतज़ामी पुलिस, ये 3 शोबे अलग-अलग होते हैं। और यहाँ अगर अलहदा किए भी गए हैं तो उनकी अलहदा ट्रेनिंग नहीं है। उसी पुलिस में से कुछ लोगों को आपने इन्वेस्टिगेशन की तरफ लगा दिया है, कुछ जो है वो काम कर रहे हैं और कुछ जो थाने जो है वो वहाँ एक ही तरह का सारा निज़ाम मौजूद है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपको ये गौर करना होगा कि आज तक कितने केसेस ऐसे हैं
कि जिनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया गया है और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो इस हद तक कामयाब हुई है कि उसके नतीजे में आपने देखा कि ये जो जुर्म जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी, ये जिसे ये कहते हैं कैफरे किरदार तक मुल्ज़म को पहुंचाना है या जुर्म को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना, क्या ये ऐसी चीजें हुई हैं? अमली तौर पर हमें ना कोई मुल्ज़म कैफरे किरदार तक पहुंचता हुआ नजर आता है और ना ही कहीं हमें ये जो है अपना मंतकी अंजाम तक वो सिलसिला पहुंचता है। तो उसके लिए किसी ने आज तक ना कभी तवज्जो दी है। और अभी आप देखें, अगर आप ट्रेनिंग इनकी कर दें और अलग इदारा बना दें कि FIR लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि आप लोगों को बता दें कि जो हकायक है उसी तरह लिखे जाए, और फिर जब अदालतों में मामला आता है तो इस तरह की चीजें आ जाती टेक्निकलिटीज। हालांकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से के गौर से। मैं आज भी आपके सामने कोट करूंगा कि हमारे पाकिस्तान के एक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में मौजूद था और केस जो था वो इस तरह क्लियर केस था जिसमें एक शख्स ने अपने वालदा के आपने कहा कि आज तक किसी ने निजाम की तब्दीली पर, उसे बेहतर करने पर तवज्जो नहीं दी। मेरा सवाल भी इसी पर बेस कर रहा है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन है? मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल में भी जब तक आप ये, सिर्फ मैं मुकम्मल करना चाहता था जुमला कि उस शख्स को इस वजह से छोड़ दिया गया कि अदालत ये कह रही थी कि देखिए जी हमें सबको मालूम है कि ये वाकया हुआ है, कत्ल हुआ है, लेकिन जनाब इसमें ये चीज नहीं है। भाई टेक्निकलिटीज को इसको इतना ज्यादा गालिब ना करें कि असल रूह जो है वो खत्म हो जाए। मुल्ज़म दंदनाते फिर आप कहें कि जनाब ये देखो कत्ल तो हुआ है, और लेकिन ये कि शहादत पूरी नहीं है। शहादत के लिए दुनिया में सिस्टम ये है, विटनेस प्रोटेक्शन एजेंसीज मौजूद हैं जो ही वारदात होती है उसके फौरी बाद। आपने वारदात होने की बात की, जरा ताहिर साहब का भी पॉइंट्स पे ले लेते हैं। साबिक आईजी हैं आप। ताहिर साहब, जैसे कि अभी चौधरी साहब ने फरमाया कि हमारे मुल्क में FIR कटवाना ही यूं समझिए कि बहुत बड़ा संगमील अबूर करने के मुतरादिफ होता है। ये बताइए कि पुलिस अवाम दोस्त महकमा क्यों ना बन सका आज तक? यही वजह है कि सस्ता इंसाफ फौरी तौर पर नहीं मिल पाता? इसमें देखें, मुख्तलिफ अफसरों ने अपने अपने दौर में जब वो IG रहे कोशिश की पुलिस का अच्छा फेस पेश करने की, पुलिस को अच्छा बनाने की। हम देखते हैं कि करीम इमाम साहब जब सिंध में या इधर भी IG रहे तो उन्होंने इवन हवालात में इस्लाहात के, हर मुल्ज़म के वारिस को बताया जाए, मुल्ज़म को अखबार तक पढ़ने दिया जाए, सफाई वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत कुछ किया। लेकिन बाकायदा तौर पर ये किसी लागू नहीं हो सका महकमे में, और आवाम को पुलिस से शिकायत रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का काम एक ऐसा है कि वो हर एक को खुश नहीं कर सकती। पुलिस के पास मुल्ज़िमों ने भी आना है, उन लोगों ने भी आना है जो कुछ सच्चे हैं और कुछ झूठे हैं। तो जो कुछ सच्चा है और थोड़ा सा झूठा है वो कहेगा नहीं मुझे मुकम्मल ही सच्चा माना जाए। और फिर पुलिस के ऊपर जिस किस्म का प्रेशर है और जिन हालात में पुलिस काम करती है कि वसाइल की कमी है, पुलिस के जो IGs हैं उनको ज़ाहिर तो पुलिस आर्डर में एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कहा गया है, लेकिन ना उसको के पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है, ना उसके पास फिनेंशियल ऑटोनमी है, ना ही उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इंडिपेंडेंट है। फिनेंशियल ये कि मसलन फ़र्ज़ किया ट्रांसपोर्ट का बजट सैंक्शन हो गया जी, आपके पास 20 करोड़ ट्रांसपोर्ट का बजट है। अब होना तो ये चाहिए कि जब बजट सैंक्शन हो गया तो फिर IG गाड़ियाँ खरीद ले, बाकायदा वो जो पेपरा रूल्स हैं उसके मुताबिक ही खरीदेगा। लेकिन उसे वो फिर भेजेगा गवर्नमेंट को, फिर वो जाएगा फिनांस में, फिर अप्रूवल आएगी, फिर आ जाएगा नहीं ये गाड़ियाँ लें आप, और उसके बाद साल गुजर जाएगा, बजट लैप्स कर जाएगा। IG को ये इख्तियार नहीं कि अगर उसे पता है कि मेरे पास असला काफ़ी है और मुझे गाड़ियों की ज़रूरत है तो असले का बजट जो है वो गाड़ियों के बजट में कन्वर्ट करा ले, ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरह ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इश्यूज़ हैं, उसके हर काम में मुदाखलत है। इसी तरह निचले लेवल पर भी मुदाखलत है। हम सिर्फ सूबा सरहद में देखते हैं किसी हद तक कि वहाँ पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट है और वहाँ का IG जो है अज खुद उसकी मर्जी के बगैर एडिशनल IG पोस्ट नहीं हो सकता।
तो पुलिस को ठीक करने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। इस्लामाबाद में मैं देख रहा हूँ कि जो 2004 में नफरी सैंक्शन थी जी, वही अभी भी सैंक्शन है, जबकि इस दौरान बेशुमार एम्बेसीज का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले नहीं होती थी, हाई कोर्ट बनी, पहले चंद जज होते थे, अब बेशुमार जजेस हैं और उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ती है या कोर्ट्स में सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। तो और फिर जो इस वक्त भी 1500 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं इस्लामाबाद पुलिस की, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। वही कि इजाजत चाहिए, चलें आपका पॉइंट पकड़ती हूँ। ये आईजी के इख्तियारात के हवाले से एनबीसी आईजी को कितने इख्तियार हासिल है कितना नहीं, ये तो हमने माजी करीब में देख लिया। ये अभी पंजाब पुलिस का 2020 का बजट है 11,50,67,223 रुपए। फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए ये भी कम है, मैं समझता हूँ बहुत कम है ये। आईजी साहब आपका पॉइंट आ गया। देखिए 2.25 लाख की पुलिस है और पुलिस में सबसे बड़ा मसला यह है कि पुलिस ने रहना भी उधर होता है। पुलिस के जो थाने हैं वो ऐसे नहीं है कि आप आए और 8 घंटे काम किया और चले गए। चलें ठीक है, वही उसने मुलजमों को भी रखना है, उधर ही उसने सोना भी है, उधर ही सारे काम करना है। पुलिस के मतलब ये भी आप कह रहे हैं कि अभी भी ये करना काफी है और अगर इसी किस्म के बजट पेश किए जाते हैं तो पुलिस का दायरा बहुत मुश्किल ही काम कर सकेगा। एनबीसी यही सवाल मैं लेकर आप ही की तरफ आ रही हूँ, बताइएगा मुझे इन सब के साथ, इन चीज़ों के साथ चलते हैं हम, तो सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना मुमकिन है आजकल के सूरत हाल के पेश नज़र? आरिफ साहब ने एक शेर पढ़ा था और कैफरे किरदार और सस्ता इंसाफ और कम बजट वगैरह वगैरह। गालिब का शेर है कि दाम हर मौज में है, हल्क़े सदका में नहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। तो एक जुर्म होने के बाद क्या गुजरती है उन लोगों पर जो जुर्म का शिकार होते हैं, वो देखते चले जाएं। हर लहर के अंदर मगरमच्छ बैठे हुए, जालिम बैठे हुए, पुलिस में ही नहीं है, इस पूरे माशरे में जालिम बैठे हुए जो पुलिस को अपना आला कार बनाते हैं, जो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। बजट हो कम हो ज़्यादा हो बिल्कुल असर करता है, असरअंदाज होता है। लेकिन अगर बजट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या पुलिस का जो मेंटेलिटी है बदल जाएगी? 1948 में सर ओलिवर ग्रेस थे, उन्होंने सिंध असम्बली की करारदाद के बाद पुलिस रिफॉर्म्स, पहली पुलिस रिफॉर्म्स की थी। दूसरी पुलिस रिफॉर्म भी एक अंग्रेज़ की ज़ेर क़यादत 1951 में हुई, फिर होती गई। क्या असर हुआ उनका? कोई असर नहीं हुआ। हमारे यहाँ बजट बढ़ता गया, असला बजट गया, बख्तबंद गाड़ियाँ आई हमारे पास बड़े बड़े असला आ गया। फिर टेररिज्म के ख़िलाफ़ हमने लड़ाई लड़ी, उसका बड़ा बजट था, खासा बड़ा बजट था। हमने फिर दहशतगर्दों से आगे निकलकर भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, वो बड़ी लड़ाई थी। फिर हम फाटला चले गए, वजीरिस्तान चले गए, मन लड़ते रहे। पुलिस उनका बहुत आगे हरावर दस्ता रही और पुलिस को नुकसान बहुत हुआ, पुलिस के बड़े जवान शहीद हुए। अच्छा, उसमें भी एक मसला था कि जब वो शहीद होता था उसको 50,000 मिल गए, 1 लाख मिल गया, लेकिन वो अब बढ़ गया है, शायद 1 करोड़ हो गया, कुछ बेहतर हुआ है। मेरा अपना कहना ये है कि जब तक थाना कल्चर तब्दील नहीं करेंगे हम, बजट कम हो या ज़्यादा हो, मसला हल नहीं होगा। अब क्रिमिनल का पुलिस से ताल्लुक़, छोटू गैंग का नाम सुना होगा आपने, जी। मशहूर गैंग था, उसमें सामने आ गया था कि पुलिस किस तरह कोऑपरेट करती है छोटू गैंग से, किस तरह क्रिमिनल से मिली हुई होती है। मॉडल टाउन में क्या हुआ, साहिवाल में क्या हुआ, आप देखिए ना, आप जो सूरत हाल है। पुलिस से मुझे बहुत हमदर्दी है। ये लोग बेचारे ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले 12 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, जब तक शिफ्ट चेंज नहीं होती। इनको हेपेटाइटिस सी भी हो रहा है, इनको बीमारियां भी हो रही हैं, तो इनकी मेडिकल की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, इनकी तनख्वाहों में भी बहुत इजाफे की जरूरत है। जिन सानिहात का जिक्र आपने किया, मैं जनरल साहब से कहती हूँ जरा इस पर रोशनी डालें। जनरल साहब बताइए, मौजूदा कवानीन और तफ्तीश का तरीक़ाकार अगर ऐसा ही रहता है तो फिर फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2-3 इश्यूज तो हमेशा से हम उस पर बात करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि पुलिस की हमें इसको डिपोलिटिसाइज करना चाहिए। वो बाज़ जगहों पे ये इशू बड़ा मौजूद है, खासतौर पर सिंध में बड़ा रहा
अब अभी ताहिर आलम साहब कह रहे थे कि केपीके में नहीं लेकिन बाकी जगहों पे है, तो उस लिहाज से आप देखिए कि जब पोलिटिसाइज होती है फोर्स पूरी, तो वो फिर कोशिश उसकी यही रहती है कि जो उनका आका है उसका घर पूरा किया जाए, उसको खुश रखा जाए, जिससे उनकी बाकी एफिशिएंसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फिर इंतजामी जिम्मेदारियां, जैसे लोगों को ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वगैरह मुहैया करना, ये सिक्योरिटी कवर जो है वो भी एक आपके ऊपर टैक्सिंग है। तो कुछ तो ये ऐसी चीज है जिसका आप तदारक कर सकते थे कि इसका सिस्टम ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट के ऊपर करने के इंतजाम हो जाते तो पुलिस को डिपोलिटिसाइज करने में आसानी हो जाती। उसके साथ साथ इंतजामी इस्लाहत का बड़ा मसला है, वो हुई नहीं। कहा गया कि पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स में पुलिस को मॉडर्नाइज करना, उनको पूरा इक्विपमेंट देना, ट्रांसपोर्ट मुहैया करना। मैंने दूर दराज इलाकों में देखा है कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाके तो तहकीक करने के लिए जाते हैं वहां पे। तो अगर कोई आया कि उसने FIR दर्ज कराई तो उसको कहा कि भाई अपनी ट्रांसपोर्ट लेके आओ, तब हम जाके वहां चेक करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ियां नहीं हैं या गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। तो इंतजामी इस्लाहात की भी बहुत जरूरत है कि पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाए और वो इतनी एफिशिएंट इफेक्टिव बनाई जाए। तीसरी चीज है इनकी ट्रेनिंग के, जहां पे ये नई टेक्निक्स जो है इन्वेस्टिगेशन की वो उनके पास हों। अभी जितने भी केसेस आप देखते हैं जहां केस अदालत छोड़ देती है किसी को, बावजूद इसके के बाद वो केसेस जो है वो बड़े घरौने होते हैं, बहुत ही सीरियस किस्म के, सीरियस नेचर के होते हैं, लेकिन वहां ये कहा जाता है कि जनाब आप शवाहिद पूरे नहीं लेके आए, इन्वेस्टिगेशन आपने ठीक नहीं की, इसमें बहुत सारे झोल हैं। ये वो चीजें हैं जो कि आके बिल आखिर एक मजबूत कानून जो कि वैसे बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इसके जरिए शायद जराइम को काबू करने में या जराइम कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो उसमें जब आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं तो कानून के होते हुए भी मुजरिम बरी हो जाता है, छूट जाता है। तो बात यह है कि पुलिस का महकमा, एक तो इसको हमने बहुत पुरानी लाइनों पे उसी तरह ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। थाने मॉडर्नाइज नहीं हुए, आज भी थानों में आपको वो आदमी दाएं बाएं बैठे नजर आते हैं, वेटिंग रूम्स लोगों के लिए नहीं है, बाहर हजूम होता है खड़ा हर थाने के। ये ऐसी चीजें हैं जिनको अब मॉडर्न लाइंस पे हमें करना चाहिए और मेरिट के जरिए लोगों को आगे लाएं तो आपको खुद आगे रिजल्ट्स भी देंगे, ट्रेनिंग इंप्रूव करेंगे तो इनकी इन्वेस्टिगेशंस अच्छी होंगी, डिपोलिटिसाइज करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट काम करेंगे, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। ये बहुत सारा कुछ है। चलिए, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे आपने उठाए कि इसको डिपोलिटिसाइज करना होगा और न्यू टेक्निक्स जो है इंट्रोड्यूस करवानी होगी। मोना, हम हाल ही के ज्यादती वाक़े का अगर हवाला लें तो न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, CCPO का ये कहना था। खोजी की मदद से भी मुलजिम तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, 10 रोज हो गए नहीं पहुंचे गए, फिर कैसे मिलेगा फौरी और सस्ता इंसाफ? देखिए दरियाब, बड़ी सारी बातें हैं इसमें। एक तो पुलिस रिफॉर्म्स का तज़किरा हुआ, उस पर पहले अगर मैं बात कर लूँ, एक बड़ी थैंकलेस जॉब है। बहुत कम तरीन जिसे कहते हैं रिसोर्सेज में, मालियाती वसाइल में ये पुलिस के जो एहलकार हैं या जवान हैं या अफसर हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। देखिए, वन थिंग लीड्स टू अनदर, वो वाली मिसाल है। जब उनके पास सहूलतों का फुकदान है, जब उनके पास माली वसाइल का फुकदान है, जब उनके काम के एवज उनको तनख्वाहें पूरी नहीं मिलती, तो जाहिर है फिर उसके बाद ये एक बहुत सबसे बड़ा रूट कॉज बनता है करप्शन जनरेट होने का। और फिर जब किसी इदारे में करप्शन जनरेट हो जाए तो उसके बाद तो उसका अल्लाह ही हाफिज है। यही बात है कि दरअसल पुलिस रिफॉर्म्स इस मुल्क में, मुझे नहीं पता एक्चुअली, बात ये है, मेरा अपना सजेशन ये है और मेरा अपना ख्याल ये है, मैं आपसे अर्ज करती हूँ, मुझे लगता है कि सिस्टम को सूट करता है। हमारे यहाँ के जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उनको ये सिस्टम सूट करता है, पुलिस का ऐसा इदारा सूट करता है, ये फ्लॉ सूट करता है। इस वजह से यहाँ पर लेथार्जी है और पॉलिटिकल विल की, सियासी विल की कमी है कि पुलिस रिफॉर्म्स मुतारिफ ही नहीं कराए जाते। इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बतदरीज बेहतर हालात हैं, लेकिन काश हमने तो यही सोचा था कि ये तमाम जो मामलात हैं कि पूरे मुल्क भर में रेप्लिकेट होंगे, और ख़ास तौर पर PTI क्योंकि इसको बहुत पुरज़म तौर पर इसको परस्यू करना चाहती थी, तो हमने यही सोचा था कि ये अक्रॉस द बोर्ड इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी की जाएगी। बिल्कुल इसमें सूबों की मुआवनत दरकार होगी क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद की डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी कहीं से तो ये चीज़ स्टेम आउट हो ना, ये बात है।
पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ हम कभी गए ही नहीं हैं। यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन के आंसर हैं, यहाँ करप्शन के आंसर हैं, और इन हालात में भी जो लोग फिर भी ईमानदारी से जो पुलिस के अफसरान या एहलकार काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनको सल्यूट जितना हम करें कम है, क्योंकि इतने कम उनके पास वसाइल हैं, इसके बावजूद भी अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो यकीनन किसी और मिट्टी के बने हैं। लेकिन अफसोस के साथ ऐसे पुलिस एहलकारों की, ऐसे पुलिस अफसरान की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। फिर जाहिर है बात ये है कि जो कमी है, जो यहाँ पर थैंकलेसनेस है, उसकी वजह से करप्शन स्टेम आउट करती है। जब तक इस चीज को हम यहाँ से इससे जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक हम इसको गैर सियासी इस इदारे को नहीं बनाएंगे, अपनी सियासी मसलियतें बैक बर्नर पे नहीं रखेंगे, तब तक ये मामला पुलिस के एटलीस्ट हवाले से ठीक नहीं होंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जहाँ तक आपने बात की, आप जानती हैं कि जनरेशंस खत्म हो जाती हैं, और जो कोर्ट में मामूली तरीन जो केसेस होते हैं, छोटे छोटे केसेस होते हैं, छोटी जमीनों। चले, मैं जुडिशियल रिफॉर्म्स पर भी आती हूँ। मोना, रिजर्व योर कमेंट, क्योंकि अक्सर मुजरिमान जेल से रिहाई के बाद हमने देखा है कि दोबारा उसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। कमज़ोर, नाकिस जो तफ्तीश का अमल होता है, जो प्रोसिक्यूशन होती है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। क्विकली मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ताहिर साहब, नहीं समझते कि आदि मुजरिमान के लिए कवानीन जरा मुख्तलिफ होने चाहिए, क्योंकि एक ही फिगर मेरे पास है, 1990 में कत्ल की सजा मिलने की शरह 29% थी, 2000 में ये शरह सिर्फ 12% रह गई। तो ये जो आदि मुजरिमान, उनके लिए कवानीन मुख्तलिफ होने चाहिए। असल में मसला ये है कि आदि मुजरम किसे कहेंगे हम आदि मुजरम उसे कहते हैं जिसे सजा अदालत दे दे। अच्छा, जिसे सजा ना मिले, चाहे वो पैसे दे के छूट जाए, चाहे कंप्रोमाइज करके छूट जाए, या सिस्टम की खामी की वजह से छूट जाए, उसने जितना मर्जी घिनौना जुर्म क्यों ना किया हो, जिस तरह ये रेप केस का मुलजम है, उसको हम आदि मुजरम नहीं कहते। आदि मुजरमों के बारे में ये है कि अदालत जब सजा देती है तो सजा मिनिमम से मैक्सिमम होती है, यानी 7 साल, बाज़ का 14 साल से लेकर उम्र कैद तक, या सजाए मौत तक। तो उस सूरत में फिर जो आदि मुलजम होता है उसको सजा ज़्यादा मिलती है, और कानून में कई जगहों पर लिखा हुआ है कि इस जुर्म में अगर दोबारा मुलजम करेगा तो उसको ज़्यादा सजा मिलेगी। असल चीज़ ये है कि हमें ऐसे अशख़ास जो कि चालान हुए होते हैं और वाकई एक कोई ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए कि उनको आदि मुजरम डिक्लेयर करे। बेशक वो लोग अदालतों से बच जाते हैं, लेकिन उनको आदि मुजरम डिक्लेयर किया जाए, और पुलिस में बाकायदा तौर पर ऐसे मुलजमों का रिकॉर्ड रखा जाता है, आदि मुजरमों का। और बस्ता अलफ और बस्ता बे आपने सुना होगा पुलिस का, उनकी निगरानी का सिस्टम भी है, और जो जिसे बेहतर बनाना चाहिए हमें और बनाना होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है कि हम इसकी डेफिनेशन जो है आदि मुजरम या हैबिचुअल क्रिमिनल की डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफाइन करें, मजीद इसको इम्प्रूव करें। एनबीसी ताहिर साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की, इसमें डेटा शेयरिंग का अमल भी उतना ही ज़रूरी है जिसके बार बार हम जिक्र कर सकते हैं कि उसका फुकदान है हमारे यहाँ पे। तो ये बताइए फिर इन आदि मुजरिमान के लिए कवानीन होने चाहिए मुख्तलिफ? मुझसे पूछ रही नहीं, नासिर साहब आपसे मुखातिब। जी बिल्कुल, आईजी साहब ने सही कहा कि कौन तय करेगा कि ये आदि मुजरिम है? अदालत तय करेगी, मतलब वो आदि मुलजिम हो जाएगा, वो आदि मुलजिम हो जाएगा। आप उसको मुजरिम कह ही नहीं सकते आप उसको। मैं बिल्कुल, अगर आईजी साहब जाते तो कोर्ट चलते, वहाँ तय कर लेते हैं कि मुजरिम कौन है, मुलजिम कौन है, तो वो मुलजिम ही रहेगा, वो कुछ भी कर ले, सज़ा ना मिले उसको। मैं इस एक बात अर्ज़ करना चाह रहा था कि हमने 50-60 साल पहले एक पुलिस रिफॉर्म देखी थी जिस पर कहा गया था कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेन सिस्टम होना चाहिए, वो आज तक नहीं बन पाया हमारे यहाँ। तो आदि मुजरिम जो है वो उससे बच के निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास कंप्लेन सिस्टम ही नहीं है
कि उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड हो, आप पास डाटा हो आपके पास। अच्छा, फिर डाटा कलेक्शन का हमारा एक बड़ा मसला है कि किसने क्या किया। ये तो आबिद वगैरह का शायद सुना है मौजूद था, तो वो निकल आया, वरना तो नहीं है। कितने शहर में घूम रहे हैं, इस मुल्क पे घूम रहे हैं, जुर्म करते रहते हैं और बच जाते हैं। अरे 10 बार जुर्म करते हैं और 10 बार बच जाते हैं, पुलिस भी नहीं पकड़ पाती। पुलिस के साथ जो मसाइल हैं वो अपने बिल्कुल मौजूद मसाइल, उनका मैंने जिक्र किया था। लेकिन असल मसला ये है कि विल टू इम्प्लीमेंट लॉ ना हुक्मरानों में है, और जब हुक्मरानों में नहीं है तो पुलिस में भी नहीं है। जब हुक्मरान पुलिस को अपनी हिफाजत पे रखेंगे, अपनी गार्ड ड्यूटी पे रखेंगे, अपने घरों की बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रखेंगे, और हमारे 5 IG 2 साल में बदल जाएंगे तो 1 साल में बदल जाएंगे, हमारे यहाँ CCPO IG को चेंज करा देगा, तो फिर भी जुर्म तो बढ़ेगा, जुर्म तो पलेगा, मुजरिम बढ़ेंगे, मुलजिम बढ़ेंगे। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि दिल पे पत्थर रखकर एक बार तगड़ी इस्लाहात कर ली जाए। और इस्लाहात रिफॉर्म्स मौजूद हैं, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, IG साहब को पता होगा कितनी बार रिफॉर्म्स आई हैं और अलग खड्डे खाते में डाल दी गई, डस्टबिन में डाल दी गई। उनको देख लें, उनको पढ़ लें, मौजूद हैं, उन पर इम्प्लीमेंट कर लें, मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। ये जो आपने बताया कत्ल का रेशो, निज़ाम इंसाफ का, यहाँ मसला यही है कि FIR दर्ज नहीं हो पाती, दर्ज होती है तो प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो पाती, वो नहीं से हो पाती, प्रोसिक्यूशन सही नहीं हो पाती, और जज पर टाइम दे 20 दिन का टाइम, चलें आरिफ साहब से कमेंट ले लेते हैं। आरिफ साहब, प्रोसिक्यूशन का अमल, FIR हो गई, वही पहला सवाल जिस तरह से आपने पहले भी गुफ्तगू की थी, प्रोसिक्यूशन का अमल रवि का शिकार, फिर जजिस साहिबान का इस केस को लेकर चलना, एक एक पहलू से देखना। पहली बात तो यह है कि हमें हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जुर्म के साथ नफ़रत की बजाय मुजरम के साथ नफ़रत की जाती है। कॉन्सेप्ट दुनिया में यह है कि अगर आपने जुर्म ख़त्म करना है तो आप जुर्म के साथ नफ़रत करें, उन सारे अवामिल को ज़रूर सामने रखें जिसकी वजह से वो जुर्म सरज़द हो रहा है। हमारे यहाँ जब ये जुर्म सरज़द होता है तो सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि इसको सरेआम सज़ा दे दी जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए, इसको ये कर दिया जाए, यानी शिद्दत के साथ सज़ाओं की बात की जाती है। दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है कि शिद्दत नहीं, सूरत और यकीनी तौर पर सज़ा का मिलना ये जुराइम को ख़त्म करता है। हमारे चूँकि हुक्मरानों ने फौरी तौर पर अपनी जान छुड़ानी होती है, इसलिए इस तरह के बयानात देकर वो हाई पे क्रिएट जो की हुई होती है उसमें वो भी शामिल हो जाते हैं। लिहाजा तयशुदा बात यह है कि आप सबसे पहले ये तय कर लें कि अगर आपने जुराइम का ख़ात्मा करना है तो उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री IG साहब के साथ नहीं करूंगा कि मुजरम जो है जब तक उसे सज़ा नहीं मिलती उसे आप मुजरम मान लें। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन एक ज़रूरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने आज तक इन चीज़ों को कभी गौर ही नहीं किया। किसी कानून में ये बात नहीं जो दुनिया में मौजूद है कि जो मुजरम है, जिसने जुर्म किया, जिसके इल्ज़ाम जिसके खिलाफ है, उसको आपने ये भी देखना है कि किन हालात में किया है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नफ्सियाती अवारिस भी होते हैं। आप ये देखें कि आप जितनी जजमेंट्स आ रही हैं काफ़ी अरसे से, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई मुजरम जो है उसको उसकी साइकोलॉजिकल रीजंस का भी जायज़ा लिया जाए कि क्या कोई साइकोफेंट है, क्या उसके कोई ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से, मसलन आपने देखा दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिन्होंने चांद रात को कत्ल करना है, किसी ने तयशुदा प्रोग्राम के तहत एक ख़ास उम्र की औरतों को कत्ल करना है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जब सोसाइटी इस पर लगी हुई हो, आपने उसको सेगमेंटाइज किया हो, बहुत सारे लोग आपके माहिर नफ्सियात जो हैं, माहिरीन नफ्सियात इस काम पे लगे हुए हो, और मुजरम जो है उसकी प्रॉपर आप उसे ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बल्कि उसको तमाम उसके अवारिस जो उसके इर्द गिर्द है उसका भी जायजा ले रहे हैं। तो उस सूरत में जुराइम जो है वो कम हो सकते हैं अगर आप इसके तमाम पहलुओं का जायजा लें। अगर महज सजाओं की बात करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगी तो उस सूरत में ये मुमकिन नहीं है। जिन्ना साहब जरा रोशन डालिएगा कि जुर्म नहीं, मुजरिम से नहीं, जुर्म से नफरत की जानी चाहिए। आर्मी से किस तरह से टैकल करती है, और दूसरा ये कि कवानीन मुख्तलिफ होने चाहिए इसके लिए आदि मुजरिमान के लिए। देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है, आपकी पूरी आबादी तो जुर्म करने पे नहीं लगी हुई ना। अगर पूरी आबादी में देखें कि चंद लोग ये कर रहे हैं या कुछ तबका ऐसा जो करता है तो इसका मतलब कि बाकी सारे
लोग जो है वो जुर्म को जुर्म समझते हैं, बुरा समझते हैं, वो नहीं करते। वरना बुराई की लालच तो हर किसी को हो सकती है। पैसा बनाने का काम आपने करना हो, रिश्वत का करना हो, ड्रिंकिंग है, ये है वो है, ये दुनियावी चीजें हैं जिनमें अट्रैक्शन मौजूद है, लेकिन लोग नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो समझते हैं कि ये एक गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, वो गलत काम नहीं करते, वो जुर्म समझते हैं, जुर्म को ये जुर्म ही समझते हैं, कहा उनको सजा मिले ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कुछ लोग ये काम करते हैं। फिर ये है कि माशरे का अपना भी एक, आप किसी इलाके में चले जाएं जहां अवेयरनेस कम है, जहां बाज़ जगहों पे लादीनियत है, बाज़ जगहों पे गालिबन वैसे इखलाकियात की कमी है, तो ये तो बिल्कुल एक प्रोसेस है कि आपने माशरे को दुरुस्त करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हालात के लिए आपने कोशिश करनी है कि वहां लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए ताकि जुर्म न किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जब जुर्म हो ही जाता है तो फिर आप उसमें फर्क नहीं कर सकते। वहां पे जिसके साथ जुर्म हुआ, जैसे हम ये ज्यादती वाले केस की बात करते हैं, उसको इससे गर्ज नहीं है कि ये आदमी पीछे से महरूम था, इसकी कोई और वजूहात थी कि ये वो तो उसके साथ तो बीत गई, वो तो इंसाफ मांगेगा आपसे। तो मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक जुर्म अगर किसी ने किया है इस किस्म का, जहां पे कि एक मजलूम मौजूद है जो आपसे इंसाफ मांग रहा है, जो आपसे चाहता है कि उसको इंसाफ दिया जाए और वो दर दर फिरता है इसके लिए, उसके लिए कानून की पूरी इम्प्लीमेंटेशन होनी जरूरी है। और उसमें दूसरी वजूहात शायद उसमें ना हम उतनी कंसिडरेशन दे सकें। कानून की इम्प्लीमेंटेशन तो जनरल साहब यकीनी हर पहलू से जरूरी है। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे कि मुख्तलिफ कवानीन होने चाहिए। आ जाती है एक चीज, जरा उसमें मैं और बता दूं कि एक मामला जहां पे ये कहा जाता है कि इसकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं, मेंटली वो डिरेंज्ड है या मेंटली वो आप कह लीजिए अनसाउंड है, तो उस सूरत में तो उसका मुआयना करवाया जाता है। और मुआयना करा के तो उसके बारे में जब डॉक्टर ये सर्टिफाई कर देते हैं कि इसकी ये ज़हनी तौर पे मरीज है, तो फिर फैसला उसके मुताबिक होता है। लेकिन आम हालात में मुजरिम जो लोग हैं, जो जुर्म करते हैं, वो आदी भी हैं, बाज़ औक़ात वो हालात से मजबूर होकर भी करते हैं, कवानीन मुख्तलिफ हों, अपनी लालचों की वजह से, बाज़ औक़ात अपनी लालचों की वजह से, बाज़ औक़ात बदला लेने की वजह से। तो कई इश्यूज हैं, उनको मेरा ख्याल कानून अगर लगाया जाए सब पे अक्रॉस द बोर्ड, अगर उसको अप्लाई किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जिनको इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ मिले। मोना, एक मुजरिम उसी किस्म का जुर्म दोबारा से रिपीट करता है, तो उसके लिए आप समझते हैं कि लॉ जरा मुख्तलिफ होने चाहिए? ये रिपीटेड ऑफेंडर्स के उसमें शामिल होते हैं, जुमरे में शामिल होते हैं। मैं इससे पहले बात करना चाह रही थी जुडिशियल रिफॉर्म्स की, मुझे लगता है वो मुझे करनी चाहिए। आपने मुझे उसको अपील पे टोका था। मैं ये कह रही थी कि देखें, जो आपकी लोअर जुडिशरी है, जो सेशन कोर्ट के और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हालात हैं, उनका अल्लाह ही हाफिज है। पिछले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि उनसे पहले जो उनके प्रीडिसेसर्स थे, यानी साकिब निसार या चौधरी इफ्तिखार, उनके ऊपर ये तनकीद की जाती थी कि वो दूसरे की डोमेन में आते हैं और वो अपनी डोमेन यानी कि लीगली स्पीकिंग जो चीज़ें हैं उनको नहीं देखते हैं कि ये जो इंसाफ की फरामी है उसको कैसे स्पीडीएस्ट बनाया जा सकता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत कैसे इंश्योर की जा सकती है। तो आसिफ सईद खोसा साहब ने हमेशा से इस चीज़ को बड़ा परस्यू किया था, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद से ये मामला उस तरह से आगे नहीं बढ़े। जुडिशियल रिफॉर्म्स दरअसल हमारे वक्त की संगीन ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा है अभी भी इतने बदतरीन सानिया के बाद जो वोटर पेपर हुआ है, अभी भी ये हुआ है कि एक और लड़की को उसका गैंगरेप किया गया है और उसने पशेमान होकर उसने खुदकुशी करना बेहतर समझा है। ये सिस्टम है यहाँ का, ये यहाँ का निज़ाम है। अफसोस के साथ ये यहाँ की अदलिया है, जो तारीख पे तारीख की मिसाल है वो हमारे सबके सामने है। पूरी नस्लें मैं समझती हूँ ख़त्म हो जाती हैं और छोटे छोटे केसेस जो है वो ज़ेर इल्तिवा रहते हैं अदालतों में। इनका आप किन अल्फाज में आप इनका कंपनसेशन कर सकते हैं, समझ से बाहर है। और अभी जो ये बात हो रही थी रिपीटेड ऑफेंडर्स की, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, हमें देखना चाहिए उसके जाविये से जिसके साथ जुर्म हुआ है, जो सफरर है, जिसने जो रिसीविंग एंड पे जिसने बर्दाश्त की है, उसके एंड से देखें ना। अगर रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके जो भी अपने मुहर्रकात हैं, उसके जहन का प्रॉब्लम है या उसका जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो यानी कि वो एक से ज्यादा दफा
वही गुनाह बार बार कर चुका है, वो एक रिपीटेड दहशतगर्द है, उसको उसी तरह से ट्रीट करें। मुझे नहीं समझ आती कि हम ये इवन दहशतगर्द का भी मैं समझती हूँ कि जो लफ्ज है वो इनके लिए इस्तेमाल करने में हम क्यों कतराते हैं, क्योंकि इस किस्म के लोगों के लिए तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई इनके। चलें ठीक है मोना, पॉइंट आपका आ गया, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। एक्चुअली मेरे पास बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आऊंगी कि खुद एहतसाबी के अमल से भी हमें गुजरना होगा। अवाम इसमें कितने कसूर, क्या उनका भी किरदार इसमें मौजूद है? एनबीसी स्टार्टिंग विद यू वेरी क्विकली विद इन 20 सेकंड्स। बिल्कुल किरदार मौजूद है अवाम का। अगर अवाम ट्रैफिक कांस्टेबल से चालान ना कटवाने के लिए रिश्वत दें उसको, अवाम पूरे जिम्मेदार हैं, रिश्वत ना दें, चालान कटवाएं, पैसे अदा करें, फाइन अदा करें। ताहिर साहब क्विकली प्लीज एक मुख्तसर से जुमले में। एक तो लोग जो हैं गवाही नहीं देते, उनके सामने वाकया पेश आ रहा होता है, पुलिस को मजबूरन गवाहों को फैब्रिकेट करना पड़ता है, झूठे गवाह बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा अवाम में जो है हमारे सियासतदान और बासर अशखास भी आते हैं, तो बासर अशखास जिनके पास पैसा है वो पुलिस की तफ्तीश में और पुलिस के तमाम मामलात में बहुत नेगेटिव असर डालते हैं। जनरल साहब क्विकली प्लीज। ये जो हमारा एविडेंस के लॉज हैं इनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, उनको दुरुस्त किया जाए ताकि पुलिस जो है वो उसके मुताबिक आपको एविडेंस मुहैया कर सके। ये अभी बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियोस वगैरह ये इजाजत नहीं होती इनकी, लेकिन जमाना बहुत आगे निकल चुका है, तो इनको रिव्यू करना चाहिए हमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मोना क्विकली प्लीज। पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर हम लोग प्रैंक कॉल्स करते हैं, हम उसको मस्ती मजाक समझते हैं। बहैसियत कौम हमें शर्मसार होना चाहिए। और साथ साथ ये जो अपने तौर पर डील करके एक केस को रफा दफा करने वाली रिवायत है, वो किसी भी रिवायत के तहत हो, किसी कबायली रिवायत के तहत हो, मुझे लगता है वो मज़ाक़ा खेज है। हम यहाँ पर उनके लिए बैठकर एमओ की फौज हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, राइट, ऊपर बातें कर रहे हैं और जो असल में मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। ठीक है, अब सॉरी टू इंटरप्ट मोना, चौधरी साहब क्विकली प्लीज। मेरी राय में तो अदालती निज़ाम जो है इसे दुरुस्त करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अदलिया में रिफॉर्म इस अंदाज में होनी चाहिए कि जजेस की अपॉइंटमेंट यकीनी बनाई जाए कि वो मेरिट पर हो, और महज ये इख्तियार जजों के पास नहीं होना चाहिए कि जो एक दफ़ा जज बन जाए। ठीक, टू कट इट शॉर्ट, हमें थाना कल्चर तब्दील होगा, खुद एहतसाबी के अमल से खुद को भी गुजारना होगा और अदलिया में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।